नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी अपना बीए 4 सेमेस्टर पढ़ रहे थे और जिसमें हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं भाई? हम यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री का हमारा ये रहने वाला है यूनिट नंबर 4। मैंने 3 यूनिट आपको पढ़ा दी और 4 वीडियो पढ़ रखी हैं, ठीक है। उसको देख लें आप लोग। इसमें 1300 क्वेश्चन के करीब में क्वेश्चन है और इसमें से 100 क्वेश्चन आना है। प्रत्येक 13 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका बनने वाला है। तो आप एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ें, जो कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे, ठीक है। तो अब करते हैं स्टार्ट। और जिस किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए या फिर ऐप नोट्स चाहिए, ठीक है, वो हमारी साइट पर चले जाएंगे paperhacker.in। वहां पर आपको सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। 4 सेमेस्टर का सभी कुछ अवेलेबल आपको वहां पर कर रखा है हमने। जैसी आपकी मर्जी हो वो डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब करते हैं स्टार्ट यूनिट नंबर 4 के लिए। पहला है नेपोलियन की मृत्यु किस कारण से हुई थी, ये बताना, ठीक है भाई। नेपोलियन की जो मृत्यु हुई थी वो किस कारण से हुई थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे ये कहां पर चले गए थे? इनको बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका में चले गए थे ये, ठीक है। यही बात आपको ध्यान रखना है। तो आपको नेपोलियन की मृत्यु किस कारण से हुई थी, तो नेपोलियन को कैंसर था, कैंसर के कारण नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगले बात करते हैं बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी। इसकी बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपको नेपोलियन के द्वारा ही की गई थी बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना, ठीक है। अगले बात करते हैं बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कहाँ की गई थी। तो आपको ये थी, फ्रांस की बात कर रहा है तो फ्रांस का कहाँ राजधानी होगी? फ्रांस के पेरिस में। कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में। किसने की थी? तो आपको नेपोलियन ने की, ठीक है। अगले बात करते हैं कब की थी, तो बार बार याद करो जो कि याद हो जाए आपको। 1800 ईस्वी में की थी, फ्रांस के पेरिस में की थी। किसने की थी? नेपोलियन ने की थी। बात करते हैं पिरामिडों का युद्ध, है ना। पिरामिडों के युद्ध में नेपोलियन ने हराया था। तो पिरामिडों के युद्ध में नेपोलियन ने किसको हराया था? तो मैं आपको बता दूं, ट्रिक बता दूं इसकी। नेपोलियन, यहाँ पिरामिड, पिरामिड जो होता है ना, आप जानते हो पिरामिड इस प्रकार से, शीशे का पिरामिड, तो वो हमारे चमक मार सकता है ना, हम अपनी सूरत देख सकते हैं। उसी प्रकार के मिश्री होती है, मिश्री आते हैं ना, उसमें अपना सूरत देख सकते हैं हम, तो चमक मारती है। तो आपको इस प्रकार से याद रहेगा कि पिरामिड के युद्ध में नेपोलियन ने किसको हराया था? आपको गए ये मिस्र को हराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले बात करते हैं फ्रांस का रक्षक कहा जाता है। तो फ्रांस का रक्षक, एक ही माइन पॉइंट्स है फ्रांस का। जब कभी फ्रांस आए तो आंख मीच कर लगाना है, किसके लिए? नेपोलियन के लिए। ये माइंड में फिक्स कर लेना। बात करते हैं वाटरलू किस देश में है। तो यहाँ पर युद्ध भी होता है, जो होता है 18 जून 1818 का वाटरलू का युद्ध होता है, जिसमें नेपोलियन की अंत हो जाता है ना, नेपोलियन का अंत हो जाता है, साम्राज्य खत्म हो जाता है नेपोलियन का। तो आपको वो था वाटरलू का युद्ध, है ना। वाटरलू किस देश में है? तो वाटरलू भी कहाँ पर है? फ्रांस में भी है, जहां पर नेपोलियन रहने वाला है। और ये युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1818। बार बार याद कराऊंगा, याद हो जाएंगे, इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है। अगली बात करते हैं। यहां रखा है नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन पर एक अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। किसका पड़ा था? तो आपको बहते रूसो, रूसो का प्रभाव नेपोलियन पर सबसे ज्यादा पड़ा था, ठीक है। अगले बात करते हैं 9 फरवरी की बात थी। कौन सी? 9 फरवरी 1801 में लुने विने की संधि किस देश के बीच हुई थी? तो लुने विने की संधि दो देशों के बीच हुई थी, बीनो बियना। बीनो बियना यहां से निकाल लो। तो बियना का मुख्यालय कहां पे? ऑस्ट्रिया। तो इसी प्रकार से आप निकाल लोगे ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो बीनो बिने, बिने मतलब ऑस्ट्रेलिया और लूनो मतलब हो जाएगा फ्रांस। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ, ठीक है। ये कौन संधि थी? आप कहोगे लुने विने की संधि थी, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच। कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1801 में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि लुने वेने की संधि। ये नहीं पूछेगा कि डेट कौन सी है, आपसे पूछेगा लुने वेने की संधि किन देशों के बीच हुई। तो आपको ध्यान रखना है फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुई, ठीक है। अगले बात करते हैं नेपोलियन ने फ्रांस के प्रथम बैंक की स्थापना कब की थी। अभी हमने देखी थी फ्रांस बैंक की स्थापना कब हुई थी। आपको ये हुई थी 1800 में। कहां पर हुई थी? फ्रांस के पेरिस में हुई थी। किसने की थी? नेपोलियन ने की थी। 3-4 बार पढ़ लिया, याद हो गया। अगले बात करते हैं वाटरलू का युद्ध। अभी मैंने बताया कब हुआ था, तो 18 जून 1818 में वाटरलू का युद्ध होता है। यहीं पर नेपोलियन की पराजय होती है। तो आपको 1818 में हुआ था वाटरलू का युद्ध, ठीक है भाई। अगले बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा, नेपोलियन बोनापार्ट को सबसे पहले किस अभियान का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था? तो बताओ, सबसे पहले की बात कर रहा है, तो सबसे पहले कहां का बना था ये? सबसे पहले इटली का बना था। सबसे पहले आपसे पूछ लेगा तो सबसे पहले कहां का बना था भाई? इटली का बना था। हर चीज को बहुत बारीकी से आपको याद रखना है, ठीक है। अगली बात करते हैं, पहले इटली का बना था, उसके बाद फ्रांस में आया था ये,
ठीक है, पहले कहाँ का था, इटली बना था जाकर, क्योंकि इटली में क्या था, पुनर्जागरण था, तो कोई भी बंदा जाता था वो कहाँ जाता था, इटली ही जाता था। तो इस वजह से आप ऐसे भी आ सकते हो कि नेपोलियन बोनापार्ट की सबसे पहले किस अभियान का प्रधान सेनापति नियुक्त किया था, तो सबसे पहले इटली का बना था, उसके बाद में फ्रांस में आया था, फ्रांस से इंग्लैंड से युद्ध किया था इसने। ठीक है, अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे तुम्हारा नेपोलियन बोनापार्ट का वास्तविक गौरव किसके, बात करते हैं वास्तविक गौरव उसके किस कार्य में निहित है। तो नेपोलियन बोनापार्ट का वास्तविक गौरव जो है वो किस कार्य में निहित था ये बताना है। इसकी मेन पॉइंट सी वो थी विधि संहिता, कौन सी, विधि संहिता की विधि से लागू होना चाहिए देश का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ना तो इकोनॉमी से, ना तो इससे, ना से विजय थी, क्योंकि इंग्लैंड का ऐसा कोई मुक्त नहीं था कि इसको हम इंग्लैंड से मुक्त करवा दें, बात करते हैं फ्रांस के लिए, बस इनकी विधि संहिता थी कि हमें जो विधि है वही हमें दी जाए जो इंग्लैंड खुद मानता है, जैसे भारत मांगता था। अगले बात करते हैं, नेपोलियन ने मिस्र के किस बंदरगाह पर अधिकार किया था। तो नेपोलियन ने मिस्र के किसके, आप कहोगे ये था, कौन था, अलेक्जेंड्रिया, कौन सा था, अलेक्जेंड्रिया नाम का एक बंदरगाह था, उस पर नेपोलियन ने अधिकार कर रखा था मिस्र को हराकर। ठीक है, पिरामिड के युद्ध में। अगले बात करते हैं, मैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूं, आचरण और नैतिकता के नियम मेरे ऊपर लागू नहीं होते। ये किसके शब्द हैं, तो आपको ये शब्द जो है वो नेपोलियन के हैं। कैसे हैं, नेपोलियन के। मैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूं, ये बात कही थी नेपोलियन, बिल्कुल नेपोलियन कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। अगले बात करते हैं, पिरामिड का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। हमने अभी देखा था पिरामिड किसके, मिस्री में हम पिरामिड अपना चित्र देख सकते हैं, तो फ्रांस और मिस्र के बीच हुआ था। मैंने बहुत अच्छी प्रकार से आपको बता रखा है। ठीक है, इसमें कौन होता है, मिस्र हार जाता है, फ्रांस जीत जाता है, नेपोलियन जीत जाता है। अगले बात करते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का रहने वाला था। तो नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था, इसका कठपुतला ही फ्रांस बना हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना भी। अगले बात करते हैं, आधुनिक यूरोप का निर्माता कहा जाता है। तो यूरोप की बात कर रहा है तो वो हो जाएगा नेपोलियन को ही आधुनिक यूरोप का निर्माता कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक यूरोप का निर्माता किसे कहते हैं, तो आपको नेपोलियन को कहा जाता है। नेपोलियन ने 1807 में किस युद्ध में रूस को परास्त किया था। रूस को परास्त किया था, कौन सा युद्ध था, जो रूस को परास्त किया था वो तुम्हारा कौन सा युद्ध था, तो आपको वह था फ्रीडलैंड का युद्ध। कौन सा, फ्रीडलैंड का युद्ध था, रूस को पराजित किया था। कब किया था, तो आपको 1807 में। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, बात करते हैं, नेपोलियन ने स्पेन के किस सम्राट को सिंहासन से हटाया था। तो नेपोलियन ने क्यों हटाया था, क्योंकि बहुत चतुर बनना था, चतुर माने चतुर्थ, ऐसे याद कर लो, है ना। तो नेपोलियन ने स्पेन के किस सम्राट को सिंहासन से हटाया था, तो बहुत चतुर बन रहा था, तो चतुर्थ को हटाया था। ठीक है, अगले बात करते हैं ब्रिटिश सेना का, थोड़ा बड़ा करते हैं, तो बात करते हैं ब्रिटिश सेना का सेनापति वाटरलू के युद्ध में कौन था। अब ये वाटरलू का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो आपको ये तो एक तो थी ब्रिटेन की सेना और एक तरफ था कौन था, नेपोलियन था, है ना। तो बात करते हैं वाटरलू को, मैंने 2-3 बार बता दिया, इसे बार बार याद करोगे तभी याद रहेगा। ठीक है, 18 जून 1818 में हुआ था वाटरलू का युद्ध। ठीक है, और बात करते हैं ये कहाँ पड़ेगा, फ्रांस में ही पड़ेगा। अब बात करते हैं ब्रिटिश का सेनापति कौन था, तो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन था। कौन था, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन इसका सेनापति हुआ करता था, ब्रिटेन का। इसमें हारता कौन है, आपको नेपोलियन हार जाता है। ठीक है, उसके बाद वह दक्षिण अफ्रीका चला जाता है, भेज दिया था इसके लिए। नेपोलियन ने रूस को कब परास्त किया था, नेपोलियन ने रूस को कब परास्त किया था, अभी हम पहले पढ़ के आए हैं, रूस को कब किया था, 7 में परास्त किया था, तो 1807 में, अभी इससे पहले पढ़ा है हमने, है ना। नेपोलियन ने रूस को परास्त कब किया है, तो आपको 1807 में। नेपोलियन की मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी, नेपोलियन की जब मृत्यु हुई थी उस समय इसकी जो आयु हुआ करती तो 52 वर्ष का था। कितना था, 52 वर्ष का हुआ करता था नेपोलियन। ठीक है, अगले बात करते हैं, यहां देखा है फ्रांस का कौन सा शासक, तो बात करते हैं फ्रांस का कौन सा शासक इस प्रकार जाना गया कि फ्रांस का सम्राट, इटली का राजा, फ्रांसीसी गणतंत्र का प्रथम कौंसल, राइन संघ का संरक्षक, है ना। ये सब किसको कहेंगे, मैंने कहा ना फ्रांस सबसे, जो बात करते हैं नेपोलियन है वो फ्रांस का सबसे टॉप नंबर का एक नेता रहा है, एक प्रकार देखा जाए तो आंसर रहेगा नेपोलियन, सॉरी नेपोलियन बोनापार्ट फर्स्ट होगा, नेपोलियन बोनापार्ट फर्स्ट होगा, है ना। कौन होगा, नेपोलियन बोनापार्ट फर्स्ट आपका देखने को मिल जाता है। ये फ्रांस का सम्राट रहा, इटली का राजा बना था और फ्रांस गणतंत्र का कौंसिल भी बना था। ठीक है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर। अगले बात करते हैं, किस युद्ध के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांसीसी सेना ने ब्रिगेडियर जनरल का पद ग्रहण किया था। तो ब्रिगेडियर बहुत ऊंचा पद है, ऊंचा मतलब टीला, देखो कहीं टीला छुपा हुआ है तो आपको टीलो, तो टूलो, ऐसे आराम से याद हो जाएगा आपको।
तो किस युद्ध के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांसीसी युद्ध में ब्रिगेडियर जनरल का पद प्राप्त हुआ है? तो आपको वो हुआ था टूलो। ठीक है, अगले बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट कब इटली का राजा घोषित हुआ था? तो बताएंगे इटली का राजा घोषित कब हुआ था? तो भाई इटली का राजा बन गया, मामूली बात थोड़ी है ना। तो आपको उसके लोग पाए भी धोएंगे, जब राजा बन गया था तो आपको 1805, ऐसे इसको याद कर सकते हो। अगले बात करते हैं, यहां देखा है नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु स्मारक कहाँ बना है? तो मैंने कहा ना कहां पर है, फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी कहां पर? पेरिस में। तो पेरिस कहां पर? आपको गए लेंस लेंस इनवेलिडेज, कौन सा? लेंस इनवेलिडेज पेरिस में इसकी स्थापना की गई, इसका स्मारक बना रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, और बार बार कहते आ रहा हूं तो याद हो गया होगा आपके। बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की प्रथम जीवन संगिनी का नाम क्या है? प्रथम इनकी बीबी जो थी वो कौन थी, ये बताना है सीधे। तो आपको वो थी जोजेफिन ब्यूहेनियस। ये 5 वर्ष इनसे बड़ी थी। कितनी थी? 5 वर्ष इनसे बड़ी थी। अगले बात करते हैं, यहां देखा है टिलसिट की संधि किस युद्ध का परिणाम थी? टिलसिट की जो संधि थी वो किस युद्ध का परिणाम थी? बताओ भाई, टिलसिट की जो संधि थी वो किस युद्ध का परिणाम थी, ये आपको यहां पर बताना है। तो आपको वो थी फ्रिंडलैंड की, किसकी? फ्रिंडलैंड की। ठीक है, इसका परिणाम थी, ये याद करना है आपके लिए। बात करते हैं अगले, यहां देखा है लिम्पजिंग का युद्ध कब हुआ था? लिम्पजिंग का युद्ध कब हुआ था? तो लिम्पजिंग में मैंने कहा ला इस प्रकार से है, तो ऐसा ही देख लो, ला ऐसा बन जाएगा, 3 ही मिलेगा। तो 1813 में हुआ था लिम्पजिंग का युद्ध। ठीक है, अगले बात करते हैं 1814 में नेपोलियन बोनापार्ट को किस स्थान पर निर्वासित कर दिया गया था, मतलब भेज दिया गया था? तो आपको ये भेज दिया गया था सेंट हेलेना। सेंट हेलेना दक्षिण अफ्रीका में, कहा, सॉरी दक्षिण अमेरिका में। सेंट हेलेना दक्षिण अमेरिका में इसको भेज दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है फिर युद्ध करता है। तो आपको 1814 में नेपोलियन बोनापार्ट को किस स्थान पर निर्वासित कर दिया था? तो वह कर दिया था सेंट हेलेना दक्षिणी अमेरिका में। सेंट हेलेना द्वीप जो है वो कहां पर है? तो मैंने कहा इतनी देर से कह ही रहा हूं दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका शुरू से कह रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, तो आपको याद हो चुका होगा सेंट हेलेना द्वीप कहां पर है, तो आपको दक्षिण अमेरिका में। अगले बात करते हैं वाटरलू के मैदान में किसकी पराजय हुई थी? तो कितनी देर से पढ़ रहा हूं, है ना, कितनी देर से पढ़ रहे हैं हम? तो आपको ये हुई थी, नेपोलियन की पराजय हुई थी। कब हुआ था वाटरलू का युद्ध? तो फिर याद करो, 18 जून 1818 में हुआ था। ठीक है, अभी फ्रांस में पड़ता है। अगले बात करते हैं, यहां देखा है भिक्षुओं से भरे हुए स्पेन को हराना एक सरल कार्य है, यह कथन किसने किया था? यह कथन कहा था नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। बात करते हैं स्पेनी नासूर ने मेरा विनाश कर दिया। ना से नासूर और ना से नेपोलियन, आपको याद रखना है, नेपोलियन बोनापार्ट। तो स्पेसी नासूर ने मेरा विनाश कर दिया, यह कथन किसका है? नेपोलियन बोनापार्ट का। अगले बात कर लेते हैं, यहां दे रहा है लिम्पिजिंग ऑफ ऑनर, है ना, बात कर, सॉरी, यहां देखा है लिर्जियन, है ना, लिर्जियन ऑफ ऑनर की उपाधि दी गई थी, किसको दी गई थी? तो आपको ये देखें, साधारण योग्यता वाले और पराक्रम प्रदर्शित वाले, इनको ये उपाधि दी जाती थी। ठीक है, अगले बात करते हैं, देखा है तुम्हारा लिर्जियन ऑफ ऑनर संस्था की स्थापना किसने की थी? लिर्जियन ऑफ ऑनर संस्था की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने ही की थी। किसने की थी? लिर्जियन ऑफ ऑनर संस्था की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने की। बात करते हैं मिस्र में मुसलमान, देखो मिस्र में कौन बना था? ये मुसलमान। तथा फ्रांस में जनता की भलाई के लिए कैथोलिक बनकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। बात करते हैं लूनेविल की संधि कब हुई थी, है ना, लूनेविल की संधि कब हुई थी, ये बताना। बताओ फटाफट, लूनेविल की संधि फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुई थी। और बात करते हैं ये कब हुई थी, ये बता। तो लूनेविल की संधि हुई थी, वो हुई थी 9 फरवरी 1801 में। कब हुई थी? 9 फरवरी 1801 में लूनेविल। अब बिल की बात कर, लेगा भी बिल? तो बिल क्यों लोगे भी, है ना, बिल क्यों लोगे, है ना, आपके ऊपर पैसे पड़ेंगे तो आपको नहीं लूंगा और फाड़ दूंगा, है ना, नहीं लूंगा और फाड़ दूंगा, ऐसे याद कर लो इसके लिए। 9 फरवरी 1801 में आपको याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं, कौन सम्राट असंभव शब्द को नहीं मानता था? तो ऐसा कौन सा सम्राट था जो असंभव नहीं मानता था कि संभव है हर चीज? तो आपको नेपोलियन कहता था कि कोई भी चीज असंभव नहीं है। बात करते हैं नोटर डी पेरिस में पोप की अध्यक्षता वाले सम्मेलन में कब नेपोलियन ने मुकुट पहना था? तो ये मुकुट कब पहना था, ये आपसे पूछा।
ठीक है भी। तो ये मुकुट पहना था कब? आपको 1804 में मुकुट पहना था। मुकुट ऐसा ही तो होगा, चौफड़, तो वही पहन लिया होगा, तो चार खानों वाला होगा, ऐसे याद कर लो इसको। तो आपको रखा है तुम्हारा नोटर डम डी पेरिस में पोप की अध्यक्षता वाले सम्मेलन में कब नेपोलियन ने मुकुट पहना था? तो आपको 1804 में। अगले बात करें, नेपोलियन और पोप द्वारा कॉनकॉर्डेट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये कब किए गए थे? तो आपको ये गए थे 15 जुलाई 1801 में। कब किए गए थे? 15 जुलाई 1801 में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, अगले बात करते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा प्रस्तुत कानून संग्रह जिसे कॉनकॉर्डेट के साथ प्रस्तुत किया गया था कहलाता है, क्या कहलाता है ये बताना। तो ये कहलाता है नेपोलियन कोड कहलाता है। क्या कहलाता है? ये नेपोलियन कोड कहा जाता है। चलिए ठीक है भी, अगले बढ़ते हैं। फिर यहां बात करते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के आदेश से इटली में किस पोप को जेल में डाल दिया गया? किस पोप के लिए जेल में डाल दिया गया था? तो वह था तुम्हारा सप्तम। कौन था? पाइस सप्तम था। कौन था? पाइस सप्तम था। इसको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, शपथ ली थी, ऐसे याद करो, सप्तम मतलब शपथ ली थी और उसका उल्लंघन कर रहा था, इसलिए पोप नेपोलियन ने क्या किया? इस पोप को डाल दिया भी, ऐसे याद कर लो इस। ठीक है, पाइस सप्तम, इसने शपथ ली थी कि मैं अच्छा काम करूंगा, मगर ये बुरा काम कर रहा था, इसलिए इसको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, अगले बात करते हैं, पिरामिड के युद्ध में नेपोलियन ने हराया था। पिरामिड के युद्ध में, मैंने कहा पिरामिड मतलब मिस्री। ठीक है, तो मिस्र। अगले बात करते हैं, फ्रांस में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? फ्रांस में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रांस में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ये थी 1808 में। कब हुई थी? 1808 में हुई थी। ठीक है भाई, अगले बात कर लेते हैं। यहां देखा, नेपोलियन ने रूपवती विधवा जिनका नाम था जोसेफाइन वुहार्निस से विवाह कब किया था? तो जब विवाह किया तब ये नाचने लगे भाई, है ना, तो आपको नौछे नाचने लगे 1796 में। पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना देखो कब का रिपीट हुआ, शुरू नंबर, तो कब था? 1800। ठीक है भाई, नेपोलियन ने की थी, पढ़ चुके हैं। अगले बात करते हैं, महाद्वीपीय व्यवस्था के द्वारा नेपोलियन किस देश को हानि पहुंचाना चाहता था? तो एक ही देश था फ्रांस के अनुसार, कौन था? तो वो था इंग्लैंड। ठीक है, नेपोलियन के अनुसार फ्रांस का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? तो आपको वह इंग्लैंड ही था। वाटरलू का युद्ध इंग्लैंड के साथ हुआ है 18 जून 1818 में। बात करते हैं, नेपोलियन का पतन किस युद्ध के कारण हुआ था? नेपोलियन का जो पतन है वो किस युद्ध के कारण हुआ था? तो कितनी देर से पढ़ रहे हैं कि वाटरलू में ये हार गया था, सॉरी वाटर गेट नहीं होगा, वाटरलू होगा। कौन से युद्ध में हार गया था? तो आपको वाटरलू के युद्ध में हार गया था। कब? 18 जून 1818 में ये हार गया था। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। फिर यहां रखा है, 1804 ईस्वी में नेपोलियन का राज्याभिषेक सीनेट द्वारा किस दिनांक को हुआ था? तो आपको ये हुआ था 2 सितंबर के लिए। कौन सा? 2 सितंबर के लिए हुआ भाई। दो ना भाई, राज्याभिषेक कर रहे हैं तो फटाफट मुझे पदवी दो, है ना। तो बात करते हैं, नेपोलियन के पतन के कारणों में कौन सा एक सही नहीं है? तो बात करते हैं, राष्ट्रीयता का उदय बिल्कुल था, महाद्वीपीय व्यवस्था भी थी और उसका सैनिकवाद भी था, मगर विलासता तो ये नहीं थी, है ना, विलासता ही नहीं थी। अगले बात करते हैं, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य अमीन की संधि कब हुई थी? इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य जो हुई थी अमीन की संधि, वो कब हुई थी? बताओ। तो अमीन की संधि जो हुई थी वो 1802 में हुई थी। कौन हुई थी? 1802 में हुई थी अमीन की। ठीक है, अगले बात करते हैं, फ्रांस का रक्षक कहा जाता है। फ्रांस का रक्षक किसे कहा जाता है? फ्रांस का रक्षक भाई नेपोलियन को ही कहेंगे जब फ्रांस की बात आएगी तब। अगले बात करते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट ने किस देश के विरुद्ध महाद्वीपीय व्यवस्था की घोषणा की थी? तो भाई एक ही देश था, कौन था? इंग्लैंड। ठीक है भाई, अगले बात करते हैं, देखा है लिटसिट की संधि कब हुई थी? सॉरी, टिलसिट की संधि। कौन सी? टिलसिट की संधि कब हुई थी? मैंने कहा साते सिट सिट -7 सिट -7 सिट -7 1807। ठीक है, 1807। नेपोलियन की जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो कितनी देर से पढ़ रहे हैं? वाटरलू का युद्ध 18 जून 1818 में। अगले बात करते हैं, वाटरलू की पराजय के बाद नेपोलियन को कहां भेज दिया गया? वाटरलू की पराजय होती है सेंट हेलेना, उत्तरी अमेरिका में, सॉरी दक्षिणी अमेरिका में भेज दिया जाता है। ठीक है, अगले बात करते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के बाद फ्रांस का शासक कौन बना था?
नेपोलियन बोनापार्ट के बाद, बोनापार्ट अब ऐसे याद कर लो, बोनेपार्ट थे, पार्ट हो गया पुराने, तो पुराने मतलब 18 खटारा, तो लुई 18 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे इसको याद कर लेंगे, मैंने इससे ऐसे याद किया है, ऐसे आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बाद फ्रांस का शासक कौन बना था? लुई 18वां हुआ था। अगले बात करते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने शासक के द्वितीय चरण में कितने दिन शासन किया था? तो द्वितीय चरण में 100 दिनों तक शासन किया था इन्होंने। किसने? 100 दिनों तक शासन किया। अगले बात करते हैं, किस युद्ध को नेपोलियन बोनापार्ट की निर्णायक पराजय के रूप में जाना जाता है? तो अभी हम पढ़ रहे हैं वाटरलू का युद्ध 18 जून 1818 में। अगले बात करते हैं, बर्लिन विज्ञप्ति का प्रकाशन कब हुआ था? बर्लिन विज्ञप्ति का प्रकाशन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1806 में हुआ था। कब हुआ था? 1806 में हुआ था बर्लिन विज्ञप्ति का प्रकाशन। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, बर्ली में 2 निकाल लो और ली में ऐसा 3 की तरह है, तो 3 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं, नेपोलियन ने अपनी उम्र से 6 वर्ष बड़ी महिला से वह किया था, कौन सी थी? तो इतनी देर से पढ़ के आ रहे हैं हम, जोजेफाइन ब्यूहार्ने। ठीक है, अगले बात करते हैं, नेपोलियन ने बिना किसी भारी विरोध मास्को में कब प्रवेश किया था? नेपोलियन ने बिना किसी भारी विरोध के मास्को में प्रवेश कर दिया था, है ना, रूस की राजधानी मास्को है, तो वहां पर प्रवेश किया था। कब किया था? तो 14 सितंबर 1812 की बात है। कौन सी? 14 सितंबर 1812 की बात ये हो जाती है। वाटरलू किस देश में है? तो इतनी देर से मैं कब का कहाँ कह रहा हूँ? फ्रांस में। कब हुआ था युद्ध? आपको 18 जून 1818 में। इंपोर्टेंट है इसलिए कह रहा हूँ बार बार मैं। 18 जून 1818 में। कहाँ पर है? फ्रांस में। किस किस के बीच हुआ था? तो आपको इंग्लैंड के बीच, और किसके बीच हुआ था? फ्रांस के बीच हुआ था, नेपोलियन के बीच हुआ था। अगले बात करते हैं, पवित्र रोमन सम्राट का पद नेपोलियन ने कब समाप्त किया? तो पवित्र रोमन सम्राट का जो पद था वो कब समाप्त किया था? भाई छोड़ दो फिर, है ना, फिर तो इसको छोड़ दो। तो बात करते हैं 6 और 6, तो बात करते हैं 18 अगस्त 1806 में। बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिज का युद्ध कब हुआ था? ऑस्ट्रेलिज का युद्ध कब हुआ था? ऑस्ट्रेलिज का युद्ध कब हुआ था? तो आपको ये हुआ था 1805 में हुआ था ऑस्ट्रेलिज का युद्ध। सेंट हेलेना ने निर्वासित काल में नेपोलियन बोनापार्ट ने कितने वर्ष व्यतीत किए? तो इन्होंने 6 वर्ष व्यतीत किए थे सेंट हेलेना द्वीप पर, दक्षिणी अमेरिका में। अगले बात करते हैं, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के किस मूल तत्व का समर्थन नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा नहीं किया गया था? किसका नहीं किया था? तो स्वतंत्रता की मांग इन्होंने नहीं की थी। इंग्लैंड भाई तू उस पर अधिकार करते रहे, मगर जो अधिकार इंग्लैंड के लोगों को दे रखे हैं वो भी हमें दे दो, है ना, बस इतनी बात इनकी थी, जैसे पहले गांधी जी करते थे, बाद में स्वतंत्रता की ओर बढ़ चुके। ऐसे ही फ्रांस में हुआ। आपको 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के मूल तत्व का समर्थन नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा नहीं किया गया था, तो बहती कौन सी? स्वतंत्रता। अगले बात करते हैं, नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट डेटा भैया, ये याद करना, आपके एग्जाम पूछी जाएगी, है ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1767 में, सॉरी 1769 में, है ना। 15 अगस्त 1769 में जन्म हुआ था। ये इतनी इंपॉर्टेंट डेट है, ये तो आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अगले बात करते हैं, नेपोलियन फ्रांस का प्रथम कौंसिल कब बना था? नेपोलियन फ्रांस का प्रथम कौंसिल जो बना था वो बना था 1799 में। कौंसिल में डबल मात्राएं देख लेना ऊपर, तो डबल मात्राएं सेम यहां मिल जाएंगी 9 की तरह। ठीक है, अगले बात करते हैं, नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को कब परास्त किया था? नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को कब परास्त किया था? देखो भाई, तो आपको कि ये क्या था? 1805 में। कब किया था? ठीक है, 1805 में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को कब परास्त किया था? तो 1805 में किया था। नेपोलियन ने प्रेसिया को कब समाप्त किया था? तो 1 वर्ष के बाद, कब? 1806 में। तो एक याद कर लिया तो दूसरा आपको फ्री मिल जाएगा इसमें, है ना। तो ऑस्ट्रिया और प्रेसिया, तो ऑस्ट्रिया को 5 में और प्रेसिया को 6 में। नेपोलियन का स्वभाव था कैसा था? नेपोलियन एक जिद्दी किस्म का था, मतलब होगा तो होगा, है ना। अगले बात करते हैं, 1789 में फ्रेंच क्रांति का अंत किसके सत्तारूढ़ होने से हुआ था? तो भाई नेपोलियन के सत्तारूढ़ होने से हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं भाई, है ना। यूनिट नंबर जो अपनी 4 थी, यूनिट नंबर 4 अपनी कंप्लीट होती है जल्दी ही। ठीक है, ये कंप्लीट हो गए अपनी, अब 75 क्वेश्चन थे, 75 भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए। इस वीडियो को आप 2 बार अभी और देखेंगे। कितनी? 2 बार इस वीडियो को देख लिया तो समझ लो हर पॉइंट पॉइंट याद हो जाएगा। मगर पहली बार आपको ऐसे देखना है कि बिल्कुल चिपक कर, है ना, कि एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है निगाहों से। और दूसरी बार देखना है तो सरसरी निगाहों से, तीसरी बार देखना है तो फरफरी निगाहों से देखना है, तो आपको सारा की सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बार इसको रिपीट करो आराम से,
फुल डोज मिलेगा और आराम से याद होगा आपके, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे जल्द ही 5 यूनिट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।